तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए, साल 2004, उत्तर प्रदेश। एक पुरानी चुनावी रंजिश की आग सुलग रही है। सुबह के 7:15 बजे हैं। दो भाई एक चाय की दुकान पर बैठे हैं और तभी मोटरसाइकिल पर दो लोग आते हैं और उन पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। और दोनों की मौके पर ही मौत। जी, एकदम फिल्मी सीन जैसा लगता है, लेकिन यहीं से ये मामला एक अपराध की कहानी से ज्यादा एक कानूनी पहेली बन जाता है। हाँ, एक ऐसा केस जो हर तरह से फेल होने के लिए बना था। बिल्कुल। गवाह कौन थे? मरने वालों के परिवार वाले। और सबसे बड़ी बात, जिस पुलिस ऑफिसर ने पूरी जांच की वो गवाही के दौरान ही गायब हो गया। तो आज इसी केस के बहाने हम कानूनी दांवपेच की गहराई में उतरते हैं। ये केस 3 बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। हाँ। पहला, क्या परिवार वालों की गवाही पर भरोसा कर सकते हैं? दूसरा, बाई चांस किसी ने जुर्म होते देख लिया तो उसकी बात का वजन कितना है? और तीसरा, जो सबसे पेचीदा है, अगर जांच करने वाला पुलिस वाला ही मुकर जाए तो केस का क्या होता है? चलिए पहले और सबसे अहम सवाल पर आते हैं। जी। बचाव पक्ष की सबसे बड़ी दलील यही थी कि गवाह तो मृतक के भाई और भतीजे हैं। जाहिर है वो बदला लेने के लिए किसी का भी नाम ले सकते हैं। उन्हें हितबद्ध गवाह या इंटरेस्टेड विटनेस मानकर उनकी गवाही खारिज कर देनी चाहिए। ये उनका मेन पॉइंट था। ये तर्क सुनने में तो काफी मजबूत लगता है, लेकिन एक मिनट, क्या अदालत इस बात पर क्या अदालत ये नहीं सोचती कि कोई अपने भाई के असली कातिल को छोड़कर किसी और को फंसा देगा? बिल्कुल। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी फर्क समझाया। अच्छा। उन्होंने कहा, संबंधित गवाह और हितबद्ध गवाह में अंतर है। संबंधित यानी रिश्तेदार होना किसी को अविश्वसनीय नहीं बनाता। ओके। कोर्ट के मुताबिक एक भाई अपने असली हत्यारे को छोड़कर किसी बेगुनाह को फंसाने वाला आखिरी व्यक्ति होगा। वो क्यों चाहेगा कि उसके भाई का असली कातिल आजाद घूमे? सही बात है। इसलिए परिवार के सदस्य अक्सर सबसे प्राकृतिक गवाह होते हैं। ये तो आम धारणा के बिल्कुल उल्टा है। तो रिश्तेदार होना गवाही को कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बना सकता है। कुछ मामलों में, हाँ। लेकिन बचाव पक्ष के पास एक और तर्क था कि ये गवाह तो बस इत्तेफाक से वहां चाय पी रहे थे। हाँ, चांस विटनेस वाला तर्क। क्या इस बात में कोई दम है कि अगर कोई बाई चांस किसी घटना को देख ले तो उसकी बात का वजन कम हो जाता है? कोर्ट ने इस दलील को भी सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये अमेरिका या यूरोप नहीं है, ये भारत है। अच्छा। यहाँ सड़कों पर, चाय की दुकानों पर लोगों का होना एक सामान्य बात है। किसी अपराध के समय वहां मौजूद होना किसी को अविश्वसनीय नहीं बनाता। तो वो भी उतने ही प्राकृतिक गवाह हुए। एग्जैक्टली। यहाँ तक तो केस सीधा लग रहा है, लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो किसी फिल्म जैसा लगता है। वो पुलिस वाला। हाँ। जिस पुलिस वाले ने पूरी जांच की वही गायब हो गया, गवाही के बीच में ही। इससे तो पूरा केस ही ढह जाना चाहिए था, है ना? बिल्कुल। और बचाव पक्ष ने यही कहा कि उसकी अधूरी गवाही को रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। हाँ। लेकिन यहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 काम आई। ओके, वो क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर किसी गवाह से एक बार ठीक से जिरा, तो क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुकी है, हाँ। और बाद में वो उपलब्ध नहीं होता, तो उसकी पहले दी गई गवाही को मिटाया नहीं जा सकता। वो सबूत का हिस्सा बनी रहेगी। जी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच अधिकारी की चार्जशीट सिर्फ उसकी एक राय है। हाँ। अगर बाकी सबूत और गवाह मजबूत हैं, तो केस उसके बना भी टिक सकता है। लेकिन इस केस में कोर्ट सिर्फ फैसला सुनाकर नहीं रुका। हाँ। मैंने सुना है कि उन्होंने निचली अदालतों पर काफी गुस्सा जाहिर किया। हाँ, जबरदस्त गुस्सा। गवाही और जिराह के बीच महीनों का गैप देने की आदत पर। अच्छा। कोर्ट ने विनोद कुमार केस का हवाला देते हुए निचली अदालतों के लिए जागो उठो जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ये देरी न्याय के लिए घातक है। घातक कैसे? क्योंकि इससे गवाहों को डराने, धमकाने या खरीदने का पूरा मौका मिल जाता है और निष्पक्ष सुनवाई का मकसद ही खत्म हो जाता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? आम लोगों और कानूनी पेशेवरों के लिए इसके क्या मायने हैं? आम जनता के लिए संदेश साफ है। अगर आप किसी अपने के खिलाफ हुए अपराध के गवाह हैं तो डरे नहीं। कानून आपकी गवाही को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं करेगा क्योंकि आप रिश्तेदार हैं। और वकीलों और जजों के लिए? उनके लिए ये एक सख्त चेतावनी है कि गवाही में जानबूझकर की जाने वाली देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस केस ने यकीनन कई कानूनी गुत्थियां सुलझाईं, पर एक सवाल फिर भी मन में रह जाता है। और वो ये है कि हमारी न्याय प्रणाली में इन प्रक्रियात्मक देरी को रोकने के लिए और क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं ताकि न्याय सिर्फ हो ही नहीं बल्कि समय पर होता हुआ दिखे भी।